नमस्कार और आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस एपिसोड में जिसमें आज हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर के बारे में और एक ऐसी वैक्सीन के बारे में जिससे लगवाने से सर्वाइकल कैंसर से हम बच सकते हैं। डालते हैं जिसमें हम एक्सपर्ट डॉक्टर से और स्पेशलिस्ट से बात करते हैं और बताते हैं कि इन सब के सिम्पटम्स क्या हैं और इन सब से आप बच कैसे सकते हैं। एक्सपर्ट हैं डॉक्टर धनंजय सारनाथ। बहुत-बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर धनंजय। डॉक्टर धनंजय के बारे में मैं थैंक आपको यू। कुछ बता दूं। वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं रिसर्च स्टडीज एंड एडिशनल प्रोजेक्ट्स कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन में और अपनी टीम के साथ वो बहुत सालों से काम कर रही हैं सर्वाइकल कैंसर के को दूर करने के लिए। जो हमारी भारतीय स्त्रियां हैं, भारतीय महिलाएं हैं, उनमें जो सर्वाइकल कैंसर होता है उससे हम रोकथाम कैसे कर सकते हैं और उसको दूर कैसे कर सकते हैं, इस पर वो अपनी टीम के साथ रिसर्च कर रही हैं। और उनके बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं और बहुत जगहों पे जाके वो अपनी टॉक्स करती हैं और कितना बड़ा काम वो कर रही हैं इस फील्ड में। तो डॉक्टर धनंजय, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। कैंसर पेशेंट एड एसोसिएशन ये संस्था 1969 से शुरुआत हुई उसकी, और संस्था का मुख्य उद्देश्य था टोटल मैनेजमेंट ऑफ कैंसर फ्रॉम अवेयरनेस टू रिहेबिलिटेशन। जब जैसे जैसे कैंसर समाज में बढ़ता गया तो वैसे वैसे जरूरतें भी बढ़ती गई, और इसीलिए संस्था की व्याप्तता भी बढ़ती गई, और संस्था के सेंटर्स ओपन हुए दिल्ली और पूना में। और वहाँ से भी जो हम टोटल मैनेजमेंट ऑफ कैंसर का काम कर रहे, वही काम वहाँ से भी हमने शुरुआत की। संस्था के मुख्य डिपार्टमेंट्स है अवेयरनेस, अर्ली डिटेक्शन, जिस माध्यम से हम सारे भारत पर ये कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम, कैंसर अवेयरनेस कर रहे हैं। और आज तक हमने 3,75,000 तक लोगों को देखा है। हमारी संस्था से हम कैंसर की चेकअप की सुविधा भी उपलब्ध कर देते हैं, और उस हमारा जो नायगांव स्थित सेंटर है, एवरी ट्यूसडे हम 2 से 3:30 बजे तक ये चेकअप कराते हैं। सब एनी लेमैन कैन come and do the checkup over there, और this is the early detection of cancer screening। और उस माध्यम से अगर किसी को कैंसर की तकलीफ हुई आगे चल के, तो हम हमारी संस्था के माध्यम से, हमारा पेशेंट केयर डिपार्टमेंट है, उस माध्यम से हम कैंसर के मरीजों को हेल्प करते, उनकी दवाइयों की इंतजाम करते हैं, उनको जो काउंसलिंग की सुविधा हम उपलब्ध कराते हैं, फिर एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे रहता है कि पेशेंट स्टेशन से नज़दीक हॉस्पिटल तक जाने के लिए भी उसको मुश्किल हो जाती है। तो वहाँ पे हम ये सुविधा देने से उनका समय बच जाता है, हॉस्पिटल पे टाइम पे पहुँच सकते हैं। संस्था का और भी बहुत सारे काम करते हैं, क्योंकि काउंसलिंग भी हमारे यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि किसी भी मरीज को अगर कैंसर है तो कैंसर की जो उनकी फैमिली है वो ज़्यादा सफ़र होती है, तो उसी वक्त काउंसलिंग इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो उस माध्यम से उनको स्थिरता लाने के लिए, मानसिकता उनकी ठीक करने के लिए हमारे काउंसलर्स काम करते हैं। हॉस्पिटल्स में भी वॉलंटियर्स करके हमारे जो वॉलंटियर्स है वो हॉस्पिटल्स में जाके लोगों से मिलते हैं, कैंसर पेशेंट्स और उनके फैमिली को, उनको जो जो सुविधा उपलब्ध हमारी संस्था से करा सकते हैं वो करते हैं। और हमारी संस्था के माध्यम से हमारा बहुत ही अच्छा रिहेबिलिटेशन सेंटर है, जहाँ पे हमारी कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिली काम करती है। ऐसे नहीं है कि कैंसर होने के बाद हम कैंसल हुए, फिर से अपने भी पाँव पे खड़े होके समाज में उतना ही उसी प्रकार का स्थान जैसे वो पहले चाहते थे, उसी प्रकार का स्थान देने की हम कोशिश करते हैं। संस्था के माध्यम से अभी डॉक्टर सारनाथ हमारे साथ है, उन्होंने बहुत रिसर्च में काम किया है, और हमने जो HPV आज वो बोलने जा रही है, उनकी तरफ से आपको बहुत जानकारी मिलेगी। उनका वो काम उन्होंने बहुत इंटीरियर जाके किया है, तो वो रिसर्च
माध्यम से कि कैंसर सिर्फ उसकी तरफ हम ऐसे पॉजिटिवली हम देखते हैं कि कैंसर अभी समाज में इतना बढ़ रहा है, लेकिन कैंसर ना होए इसके लिए हम बहुत सारा काम कर रहे हैं। तो अभी मैं यही चाहूंगी कि अगर आप कोई भी बम्बई स्थित है या बम्बई के बाहर से भी आना चाहते हैं तो आप हमारी संस्था में आके ये जरूर देखें कि हमारा काम कैसे चल रहा है। और इस माध्यम के द्वारा से मैं आप लोगों को कोई अपील भी करूंगी कि हमारे कैंसर पेशेंट्स के लिए आप प्लीज आगे आके हेल्प भी करें। थैंक यू। और मैं तुषार के बारे में भी बोलना चाहूंगी, संगीता जी आपके बारे में भी बोलना चाहूंगी, क्योंकि आप लोगों का जो सपोर्ट है उसी सपोर्ट से हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, क्योंकि ऐसे सपोर्ट ना हो जाए तो ये समाज में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तुषार ने आज जो ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है, तुषार आपने जो हमें सपोर्ट किया है कि आपके माध्यम से हम हजारों लोगों तक पहुंच रहे हैं, और संगीता जी आपका सपोर्ट तो कई सालों से है, आई थिंक मोर देन 15-20 years वी आर टुगेदर, एंड ऐसे ही आप दोनों का साथ हमारे साथ रहे तो हम ज्यादा काम कर सकते हैं समाज में, कैंसर न रहे। ये कैंसर अवेयरनेस के लिए आप इतना हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो थैंक यू वेरी मच ऑन बिहाफ ऑफ कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन। तुषार, मैं चाहूंगी कि आप भी कुछ बताएं कि आपने कैसे ये शुरुआत की थी और आपका उद्देश्य क्या था ये शुरू करने के पीछे, जीवन रेखा। सो जीवन रेखा इज लाइक लाइफलाइन, और जब सबको पता है कि कैंसर इज अ बहुत बड़ी बीमारी है, जगह मौतें उससे हो रही है और लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। हम लोग रोज की लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता अपने खुद की हेल्थ के बारे में ध्यान रखने के लिए। अगर थोड़ा अवेयरनेस आ जाता है कि ये सब चीजों के अगर ध्यान रखते हैं तो बहुत जनों की लाइफ बच सकती है और अपने फैमिली के लिए और कुछ ज्यादा टाइम दे सकते हैं, हैप्पीनेस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 2020 बहुत एक हेल्थ के इश्यू में बहुत बड़ा एक ऐसा साल है कि हर एक को अपनी लाइफ में याद रहेगा। तो मैंने सोचा यही साल में कुछ ऐसा कुछ क्रिएट क्यों ना किया जाए कि लोग अपने हेल्थ के बारे में ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें। तो यही अवेयरनेस लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए और अपनी भाषा में हिंदी में मैं खास करके, हिंदी जो सबकी अपने भारत की और भाषा है उसी में अगर सबको जानकारी मिलनी चालू हो जाएगी तो इट इज वेरी इजी हर एक के लिए। एक समझो किसी को कोई भी बीमारी होती है, देखें विजिट अवर चैनल, हमारे चैनल देख करके उसमें से आइडियाज ले सकते हैं, हमारे में से किसी को सपोर्ट ले सकते हैं हमारा। और जो लग रही है कि बहुत बड़े कैंसर का नाम सुन के पता है कि फैमिली के तो सबके होश उड़ जाता है, पर ऐसा हमारा अगर सपोर्ट मिल जाता है तो मुझे पता है कि बहुत जनों को बहुत इजी से इसमें से कैंसर की चीज में से बाहर निकाल सकते हैं, एक आशा दे सकते हैं कि कैंसर से एक जैसे सर मैडम ने बताया कैंसर इज नॉट कैंसर, सामने होप है, आप उसमें से बाहर निकल सकते हो। तो जीवन रेखा का उद्देश्य है यही है कि सबको सपोर्ट करना, एक आशा देना कि भाई आप उसमें से क्लियर हो सकते हो, बाहर निकल सकते हो, अपने हेल्थ का ध्यान रख सकते हो और इस साल को याद रख सकते हो कि 2020 अपने हर एक जन मुझे पता है हर एक जन अपने हेल्थ के बारे में अभी ज्यादा कॉन्शियस हो गया। इट इज रियली वेरी गुड। तो इसी उद्देश्य से मैंने चैनल चालू किया। बताइए कि ये सर्वाइकल कैंसर होता क्या है, नाम तो बहुत सुना है हमने। संगीता जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। एंड मुझे इस बात से पहले शुरू करना है जो तुषार ने हम लोगों को बताया कि कैंसर वो डेथ सर्टिफिकेट नहीं है,
जब हमको कैंसर की जानकारी मिलती है कि हमको कैंसर हुआ है, तो हम और हमारे फैमिली के जो सब मेंबर्स हैं बहुत दिक्कत में पड़ जाते हैं। हमको बहुत ऐसे लगता है कि अभी हमारे जाने का समय आ गया, बट जैसे तुषार ने बताया कि वो ठीक बात नहीं है। अभी कैंसर से अभी इतनी सारी मीन्स एंड वेज ऑफ बीटिंग कैंसर हो गए कि हम कैंसर, कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि टीबी, जो एक प्रकार की टीबी है जिसमें ड्रग रेसिस्टेंस होता है, तो वो टीबी से बचना ज्यादा डिफिकल्ट है, ज्यादा दिक्कत है उसमें। कैंसर से बचना ज्यादा आसान है। परंतु कैंसर से बचने के लिए क्या हमको करना चाहिए? एक तो हम लोगों को ज्ञान होना चाहिए, हम लोगों को मालूम होना चाहिए कौन सा कैंसर है, हर एक कैंसर में क्या तकलीफ होती है, कब हमको डॉक्टर के पास जाना है। ज्यादातर हिंदुस्तान में या भारत में लोग ऑन्कोलॉजिस्ट, जो कैंसर के स्पेशल डॉक्टर्स होते हैं, उनके पास बहुत देरी से जाते हैं। और जितने ही कैंसर से हम देरी से जाते हैं, तो उतनी हमको तकलीफ ज्यादा होती है, पैसे ज्यादा खर्ची होते हैं, डॉक्टरों को भी तकलीफ होती है, और उससे बचने की जो प्रतिशत होती है वो कम हो जाती है। तो हम लोग कैंसर में कहते हैं कि अगर लेट स्टेजेस या एडवांस्ड कैंसर में आप डॉक्टर के पास गए, तो आपके बचने की प्रतिशत 80-20% है, और ज्यादा तकलीफें होने की 80% पॉसिबिलिटी है। तो इसी तरह से अगर हम डॉक्टर के पास जल्दी पहुंच जाए, वो अगर जांच करे और बताए कि तुमको कैंसर है और वो अर्ली स्टेजेस में है, तो 80% हम ठीक हो जाएंगे और पैसे भी कम खर्च होंगे, तकलीफें भी कम होगी। इसलिए जो हम लोगों को श्री तुषार ने बताया कि अब कैंसर जानकारी कैंसर की होनी चाहिए, और अगर कैंसर की ज्यादा कैंसर हम रोक नहीं सकते, परंतु जिस कैंसर में हम रोक सकते हैं वो ऐसे कैंसर को तो हमने इमीडिएटली अटेंड करना चाहिए। तो आज हम लोग सर्वाइकल कैंसर के बारे में बात करेंगे। तो जैसे आपने पूछा संगीता जी कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, वो मैं पहले बताना चाहूंगी। जो हमारी सर्विक्स है, या तो जो हमारी गर्भाशय है, वो गर्भाशय का मुख या ग्रीवम उसको कहते हैं, उसमें जब हमारी कोशिकाएं को हम इंग्लिश में सेल्स कहते हैं, जब ये सेल्स का असामान्य विभाजन होता है, तब ये कैंसर होने की शक्यता हो जाती है। और ये गर्भाशय का जो कैंसर है, वो एक ऐसा कैंसर है जो हमको कभी होना नहीं चाहिए। पूरे संसार में से औरतों को ये कैंसर होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये एक ऐसा कैंसर है जिससे हम 100% बच सकते हैं। तो अब वो कैसे बच सकते हैं, आपको संगीता जी ऐसे हमको क्वेश्चंस पूछेंगे, ऐसे प्रश्न पूछेंगे जिससे आपको ख्याल आ जाएगा कि ये कैंसर है, जिससे हम लोगों को, हम स्त्रियों को उससे लड़ना चाहिए और उससे बचना चाहिए। कभी भी ये कैंसर हम लोगों को होने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। आपने ये बताया कि जो सेल्स होते हैं यानी कोशिकाएं होती हैं जो गर्भाशय के मुख पे, तो उसका असामान्य या एबनॉर्मल जो है उसका डिवीजन, विभाजन हो जाता है। यानी कि नॉर्मल परिस्थिति में वो उस तरह से नहीं बढ़ते हैं, वो मल्टीप्लाई नहीं होते हैं कि जब कैंसर होता है तो वो ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और इसीलिए शायद वो जो गांठ बन जाती है या ट्यूमर होता है, इसीलिए होता है।
अगर किसी को ये होता है तो उसको पता कैसे चलता है, उसके लक्षण क्या होते हैं? पहले तो वहां तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं है, हम लोगों को ये कैंसर होना ही नहीं चाहिए, और इसके कोई लक्षण की हम लोगों को अगर नहीं मालूम हो, फिर भी जो मैं कहना चाहती हूँ वो करना चाहिए। तो इसका क्या है, इसका हम प्राथमिक प्रिवेंशन या प्राइमरी प्रिवेंशन कर सकते हैं, यानी कि हमारे सेल्स को, नॉर्मल जो सेल्स होते हैं, सामान्य सेल्स हैं, उनको असामान्य विभाजन होने की जरूरत ही नहीं है। तो इसके लिए पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि ये शक्यता हो सकती है। और ये कैसे हम जान सकते हैं, तो जब हम ये जो है, ये कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर या गर्भाशय का कर्क रोग, ये जो कर्क रोग है उसकी जांच हम कर्क रोग होने से पहले जान सकते हैं। हमारे जो नॉर्मल सेल्स है, सामान्य विभाजन वाले सेल्स है, वो असामान्य विभाजन होने की शुरुआत हो जाए या वो उससे पहले हम जान सकते हैं। इसको हम प्राथमिक प्रिवेंशन या प्राथमिक सेफ्टी कह सकते हैं। रोकथाम तो वो क्या है जी? हाँ जी, तो उसको वहां तक पहुंचने की जरूरत नहीं है, जो मैं बहुत समय से कह रही हूँ, बहुत बार कह रही हूँ। क्योंकि क्या हो सकता है कि ये जो कैंसर है, ये एक ऐसा कैंसर है कि जिसका हमको कॉज क्या है, क्यों ये होता है, वो मालूम है। और आप बिलीव शायद नहीं कर सकेंगे कि एक छोटा सा वायरस है, वो वायरस का नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। जैसे अभी आजकल कोविड का वायरस सब लोग जानते हैं कोविड क्या है और कोविड का वायरस है, वैसे ही ये वायरस है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, यौन संचारित ये वायरस है। सो ये वायरस अगर हम सेल्स में जब चला जाता है तो वो सेल्स जो है वो छोटे से असामान्य दिखने में दिखते हैं। इसलिए बहुत साल पहले इसको स्क्रीनिंग करते थे। 50 साल पहले एक बड़े डॉक्टर थे जिनका नाम था जॉर्ज पापानिकोलाउ, और ये पापानिकोलाउ ने, ये डॉक्टर ने देखा कि जो सेल्स कैंसर होने वाले हैं, जो सामान्य सेल्स असामान्य कैंसर हो जाएंगे, तो उसके पहले शायद 10 साल पहले ये सेल्स कैसे बिगड़ते हैं, वो जब ये स्मीयर, एक छोटी सी ब्रश आती है, वो ब्रश से सर्विक्स में, हमारा जो गर्भाशय है उसके बाहरी जगह में सिर्फ ये स्मीयर लेते हैं, एक ग्लास स्लाइड में लगाते हैं, उसको स्टेन करते हैं और उसको माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं। और माइक्रोस्कोपिकली जो हमारे सामान्य सेल्स है, नॉर्मल सेल्स है, वो कैसे दिखती है, और ये जब एबनॉर्मल हो जाते हैं, ये पहला कदम है। पहला कदम है एचपीवी इन्फेक्शन होना, और जब ये इन्फेक्शन हो जाता है तो तब ये सेल्स चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो पहला चेंज है वो हम ये पैप स्मीयर में देख सकते हैं। बट ये देखने के लिए हमको बहुत होशियार हिस्टोपैथोलॉजिस्ट, साइटोपैथोलॉजिस्ट, साइटोटेक्नीशियंस, ये बहुत बड़े प्रकार के बहुत एक्सपर्ट्स है जिसने देखना चाहिए, जिसने ये स्मीयर लेना चाहिए। और हिंदुस्तान में, भारत में 469 करोड़ भी नहीं, मिलियन औरतें हैं जो इस उम्र में हैं, और वो सेक्सुअली एक्टिव भी हो सकते हैं इस उम्र में, जिससे इनको ये इन्फेक्शन हो सकता है। और ये इन्फेक्शन होने से इनको हम कहते हैं कि ये सर्वाइकल कैंसर ससेप्टेबल हो गए, बट कैंसर नहीं हुआ है, बट ये ससेप्टेबल हो सकते हैं। तो ये हम देख सकते हैं ये पैप स्मीयर से। बट पैप स्मीयर की जो दो चीज होती है, एक होती है सेंसिटिविटी
और दूसरी होती है स्पेसिफिसिटी। तो जो स्पेसिफिसिटी होती है वो ये टेस्ट की ज्यादा है, और जो सेंसिटिविटी होती है जिसको हम संवेदनशील कहते हैं वो बहुत कम है। तो क्योंकि ये कम है, ये टेस्ट ठीक है कि गलत है, ये औरत को एचपीवी इन्फेक्शन है, उसके सेल्स बदल रहे हैं कि नहीं, सब नहीं बता सकते। और इतनी सारी औरत को देखना, और ये हमने 25 साल 21 साल से देखना चाहिए या 25 साल से देखना चाहिए। सो 25 साल से 65 साल तक हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है, हमने वो तैयार नहीं किए हैं। इतने सारे टेक्नीशियन, साइटो टेक्नीशियन, इतने सारे साइटोपैथोलॉजिस्ट, इतने सारे हिस्टोपैथोलॉजिस्ट, और वो दूसरे कैंसर देख सकते हैं, परंतु सर्वाइकल कैंसर में जो हम प्री मेलिग्नेंसी कहते हैं वो शायद ठीक से सभी डॉक्टर्स नहीं बता सकते। तो क्योंकि ये तैयारी हमारे पास नहीं है, और 2007 में एक प्रोफेसर थे जिन्होंने इतना काम किया है, उनका नाम है प्रोफेसर जूरहाउसन, कि उन्होंने बताया, और ये बिल्कुल पत्थर की लकीर के समान है, कि अगर एचपीवी इन्फेक्शन नहीं हो तो सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा। अब हमको मालूम पड़ गया कि इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है। इसके लिए मैं बताना चाहूंगी कि ये प्रोफेसर को 2007 में, बहुत सालों से उन्होंने काम किया था, जर्मन प्रोफेसर है, हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी में काम किया था। तो ये जो उन्होंने काम किया वो, उसके लिए उनको नोबेल प्राइज 2007 में मिली। अरे वाह, इतना बढ़िया काम था वो। सो बिल्कुल। अभी हमको मालूम है कि अगर हमको कोविड के वैक्सीन क्यों चाहिए, क्योंकि कोविड एक वायरस से होता है, सार्स कोव 2, ये वायरस से होता है, तो इसके लिए हम वैक्सीन तैयार कर सकते। अभी हमको मालूम है कि सर्वाइकल कैंसर एक वायरस से होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, और ये वायरस के बहुत सारे प्रकार हैं, ये 150 प्रकार हैं, पर इसमें से सिर्फ 13 या 15 प्रकार हैं जिससे कैंसर हो सकता है। और ये भी, इसमें भी 70 से 80% कैंसर 2 वायरस से होता है, जिनको हम HPV 16 और HPV 18 कहते हैं। तो अभी क्या हो गया है कि 2 कंपनियां हैं जिन्होंने इसके लिए वैक्सीन तैयार की है। सो ये वैक्सीन अगर हम ले ले या बच्चियों को दे दे, 9 से 18 साल की स्कूल गर्ल्स को दे दे, तो उनको सर्वाइकल कैंसर होने की आवश्यकता बिल्कुल कम हो जाती है, शायद 100%। ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब हम किसी बीमारी को होने से पहले बोलते हैं ना कि उसकी रोकथाम ज्यादा अच्छी है, ज्यादा जरूरी है। बहुत अच्छी Prevention is बात better आपने than बताई। यस यस, तो ये तो बहुत अच्छी बात बताई। तो आपका कहने का मतलब है कि इतने छोटी उम्र की लड़कियों को अगर ये वैक्सीन लग जाए तो आगे उनको ये बीमारी होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं या ऑलमोस्ट निल हो अच्छा, जाते हैं। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, आपके मुंह में घी शक्कर, और आपने बिल्कुल ठीक बात की। ये तो वो जो प्रोफेसर थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था और जिन्होंने इसकी खोज की थी, ये तो सबसे बड़ी, मतलब हमें उनको बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने इतनी बड़ी बिल्कुल खोज की। तो लेकिन आज भी लोगों को इसके बारे में बहुत कम जानकारी है, और मुझे बहुत खुशी है कि सीपीए के माध्यम से, और डॉक्टर धनंजय आप इतनी अच्छी बात बता रही हैं कि लोगों को ये जानकारी मिल जाए।
कि अगर हम इस वैक्सीन को अपनी बच्चियों को लगवा दें तो ये कैसे होता है? मतलब क्या एक बार ही वैक्सीन लगाने से काम चल जाता है या हमको दूसरी बार भी लगवाना पड़ता है? आप इसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ जी, बिल्कुल। सो अभी भारत में दो वैक्सीन अवेलेबल हैं। आप सुन रहे हैं, मैं क्यों कोविड की बात करती हूँ, क्योंकि हर एक न्यूज में, हर एक न्यूज़पेपर में, हर एक डिस्कशन में आजकल कोविड 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 हो रहा है। तो इसलिए सबको मालूम है कि कोविड एक वायरस से होता है, और इसके लिए हमारे पास अभी 3-4 बहुत सारी कंपनियां ने वैक्सीन करना शुरू कर दिया है। तो अभी भारत में 2 कंपनी है जिन्होंने वैक्सीन तैयार किया है। एक कंपनी है जो 2 वैक्सीन हमारे HPV 16 और 18 यानी कि 80% के जो सर्वाइकल कैंसर के पॉजिटिव एजेंट है, इससे हमको प्रोटेक्शन मिल सकता है। और दूसरी कंपनी ने और भी 2 वैक्सीन उसमें डाले हैं, और भी 2 वायरसेस के अगेंस्ट वैक्सीन बनाए हैं। तो HPV 16, 18 और 2 और वायरस है HPV 6 एंड HPV 11। पर ये जो 6 एंड 11 है वो कैंसर नहीं करते हैं, वो एक फोड़ा के जैसे, उसको हम वॉर्ट कहते हैं, वो करती है। तो वो जो वॉर्ट है वो बहुत पेनफुल है। इसलिए अगर हमारी ऐसी जगह में, सेंसिटिव जगह है, गर्भाशय के नीचे सेंसिटिव जगह है, वेजाइना और जहाँ से हम यूरिन पास करते हैं, वो सब सेंसिटिव जगह है। इसलिए ये उन्होंने जब वैक्सीन बनाया तो उन्होंने कैंसर के लिए भी बनाया और वॉट्स के लिए भी बनाया। सो ये वॉट्स से प्रोटेक्शन देता है। पर हम लोगों को वॉट्स की इतनी चिंता नहीं है जितनी कैंसर की चिंता है। वॉट्स तो फिर भी ठीक हो सकते हैं, कैंसर होने के लिए 100% हमको कुछ इंटरवेंशन करना चाहिए। तो अगर ये वैक्सीन, आपने बिल्कुल ठीक प्रश्न पूछा है कि ये वैक्सीन का 1 डोज होना चाहिए, 2 डोज देना चाहिए, लाइफ टाइम में कितने डोजेस देना चाहिए। तो अगर ये 9 से 18 साल की बच्चियों को, यानी कि 9 से 15 तो स्कूल्स में होती है, आजकल 18 तक 12th स्टैंडर्ड भी स्कूल में होते हैं। तो 9 से 18 साल की लड़कियों को अगर हम ये वैक्सीन दे दें, हम क्यों स्कूल गर्ल्स कह रहे हैं, क्योंकि स्कूल गर्ल्स 10-11 साल तक वो स्कूल में पढ़ते रहते हैं ज्यादातर। अगर आप कोई स्कूल में गए, फर्स्ट स्टैंडर्ड में है तो 10 स्टैंडर्ड तक आप वही स्कूल में रहेंगे। तो उनका फॉलो अप करना, उनको देखना कि आगे क्या होता है, आसान होता है, रिकॉर्ड करना भी आसान हो जाता है। तो अगर इनको 2 डोज देना चाहिए ये वैक्सीन का, या तो HPV 16, 18 को हम बाइवैलेंट वैक्सीन कहते हैं, और HPV 16, 18, 6 एंड 11 को क्वाड्रीवैलेंट, क्योंकि वो 4 वायरस से प्रोटेक्शन देता है। तो अगर ये वैक्सीन एक डे 1 में दिया जाए, उसके बाद 6 से 12 महीने तक ये इंटरवल में उसको सेकंड डोज देना चाहिए। तो ये 2 डोज दिया तो अभी हमारे पास ये 2007 से फूड एंड 2006 में एक्चुअली फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन USA अमेरिका में इसको लाइसेंस मिला था कि लड़कियों को दिया जा सकता है। और हिंदुस्तान में भी 2007 से अपने जो ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया है उन्होंने भी इसकी अप्रूवल दे दी थी। तो और अभी तो सभी जगह पूरे वर्ल्ड में, हर एक प्रदेश में, हर एक कंट्री में, हर एक नेशन में ये वैक्सीन्स अवेलेबल है। अच्छा। सो इसलिए पहला डोज, अगर ये क्या है, इन लोगों ने बहुत आसान किया है, प्री फिल्ड सिरिंज में भर के रखते हैं ये, और उसको बूच लगा देते हैं। ये बूच निकाल के या स्टॉपर निकाल के उसको 2 इंजेक्शन की नीडल्स भी दे देते हैं। जो बच्चियां होती हैं उनकी स्किन बहुत डेलिकेट ज्यादा होती है, इसलिए एक छोटी बोर की नीडल भी वहां रखते हैं, वो हम लगा के उनको यहाँ आर्म में, डेल्टॉइड मसल में, यहाँ अपने ऊपर के हाथ में
डेल्टॉइड मसल में अगर इंजेक्शन दे दे तो उसके बाद में ये इसको हम फर्स्ट डोज कहते हैं या डोज 1 कहते हैं। 6 महीने के बाद 6 से 12 महीने तक उसको सेकंड डोज दें। तो इस ऐसे लग रहा है अभी तक जो इंफॉर्मेशन जो फॉलो अप वगैरह किया है तो ऐसे लग रहा है कि ये 14 साल तक 2006 से 2020 तक, अभी हम 2020 में हैं, इसको फिर वैक्सीन देने की जरूरत नहीं है। उसकी जो एंटीबॉडीज देख रहे हैं वो वही लेवल पे हैं जो 2 महीने के बाद थी। सो पहले जब हम इंजेक्शन देते हैं ये वायरस के एक पार्ट का इंजेक्शन है और वो जब देते हैं तो हमारे इम्यून सिस्टम जो है वो एंटीबॉडीज तैयार करती है। तो ये एंटीबॉडीज जब इंजेक्शन देते हैं तो खूब बढ़ जाती है, उसके 2 महीने बाद में थोड़ी कम हो जाती है। थोड़ी कम यानी जो पहले तुम्हारे में बिल्कुल इसकी एंटीबॉडीज नहीं थी, इसके बाद में बहुत से 80 एक आर्बिट्ररी नंबर में देती हूँ 80 तक गए, अभी वो 60 तक जाता है और फिर वो 60 पे ही रहता है। इमेजिन 14 साल तक वो 60 पे ही रहता है। ये मैंने हाइपोथेटिकल, क्योंकि साइंटिफिक बताने से आपको पेपर पढ़ना पड़ेगा, इसलिए आप इतना जाने तो बस है कि वो जो लेवल ऑफ एंटीबॉडीज है रिमेन्स हाई एंड दैट्स व्हाई अभी 14 साल तक उसको और एक भी बूस्टर देने की जरूरत नहीं। ना तो इसको ये प्री मैलिग्नेंट लीजन्स जो मैंने बताए कैंसर होने के पहले, ना तो कैंसर हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमको कंप्लीट प्रोटेक्शन देती है। ऑफ कोर्स यू नो हम हर एक स्त्री इंडिविजुअल है, कहीं कुछ और गड़बड़ हो गई और कभी कैंसर हो गया तो उसका हमको मालूम है। मैं आपको बताऊंगी कैंसर होने के बाद क्या होता है, तो वो भी आप ख्याल रखें। और जैसे कोई भी ये लक्षण दिखाई दे तो इमीडिएटली आप एक ऑन्कोलॉजिस्ट या अपने डॉक्टर के पास जाए और उसका इलाज तुरंत ही करें। ये तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर। ये इजीली अवेलेबल है मार्केट में ये वैक्सीन अगर हम जाएं लेने के लिए? हाँ जी, कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी में आप जाए या फार्मास्यूटिकल ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट के पास जाए तो वहां होना चाहिए, परंतु एक इसकी लिमिटेशन है। ये वैक्सीन एक डोज जो 2 का वैक्सीन है वो 2500 रुपया है, यानी 2 डोज अगर आपके घर 3 बच्चियां हो, 3 लड़कियां हो तो तीनों को देना चाहिए और वो तीनों को देने में आपको 5,000, 10,000 और 15,000 रुपया खर्च करना पड़ेगा। अब भारत में जो घर में इतने सारी कमाई होती नहीं है कि वो सब बच्चियों को वैक्सीन दे सके, इसलिए WHO ने जब ये रेकमेंड किया तो उन्होंने थोड़ी एजेंसीज के साथ में ये कंपनियों से बात की और उन्हें जो नेशंस है उनकी मंथली उनके जो पॉपुलेशन है, अगर उनकी इनकम अगर $130 पर मंथ हो, यानी कि करीब 10,000 रुपया एक महीने की हो, तो उनके ऐसे नेशंस को जिनको गावी अलायंस दिया हुआ है, ऐसे नेशंस को $5 एक डोज के लिए देते हैं, तो $10 में 2 डोज मिल जाती है। तो अगर हमारी गवर्नमेंट भी मास वैक्सीनेशन की तैयारी करे, और ये भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी हमारे जो WHO के डायरेक्टर जनरल हैं उन्होंने कहा है कि एलिमिनेशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर यानी सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम होना बहुत जरूरी है और हो सकता है, इसलिए उसको फास्ट ट्रैक पे डाल दिया है और 194 nations have already signed on this resolution और उसमें भारत भी एक नेशन है। बहुत अच्छा। हम क्या कर रहे हैं वो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि बहुत कम लोगों को, शायद 1%, 2% स्त्रियों
बच्चियों को वैक्सीनेशन मिला। बट ये अभी ये साल में ही हुआ, नवंबर। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं कहना चाहूंगी कि ये रेजोल्यूशन नवंबर 2020 में हुआ। ओके सो अभी 2 महीने पहले, 2 महीने भी पूरे नहीं हुए तो मैं होपफुल हूँ कि हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री, हमारी यूनियन गवर्नमेंट अभी डायरेक्टिव दे कि ये करना है। और हर एक स्टेट, हेल्थ इज अ स्टेट इश्यू, हर एक स्टेट भी उसके लिए पैसे थोड़े रखे और ये करना मास स्केल में। अगर हम सभी स्कूलों के बच्चियों को ये दे दे तो 20 साल 30 साल में सर्वाइकल कैंसर भारत से खत्म हो जाएगा। आपने जैसे बोला कि WHO के डायरेक्टिव्स के हिसाब से अगर $10 में वो 2 वैक्सीन 2 डोजेस लगा रहे हैं तो $10 मतलब 750 से 800 रुपए के बीच में। बट मालूम नहीं कि बाजार में। अच्छा, दूसरी चीज मुझे एक बात ये ध्यान में आ रही है कि मैं आपसे पूछूं कि इस वैक्सीन को लेने के लिए हमें डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत है कि हम ऐसे ही जाके फार्मेसी से ले सकते हैं? ये आपने मुझे उलझन में डाल दी क्योंकि मुझे मालूम नहीं है। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन तो बहुत अच्छी बात है हो तो, बट क्योंकि ये अगर हमको पोलियो की वैक्सीन चाहिए तो कहाँ डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। हर एक हमारी भारत में हर एक वो दाना वाला होता है, उसके पास भी वो पोलियो के लोग बैठे रहते हैं। जैसे कोई माँ बच्चे के साथ आए तो उसके मुंह में 2 ड्रॉप्स डाल देते हैं, वैक्सीन डाल देते हैं। तो ये वैक्सीन के लिए भी शायद, पर ये मैंने क्योंकि मैं वो एज से पास हो गई हूँ और मेरी कोई लड़कियां नहीं है, इसलिए मैंने ये देखा नहीं है या पूछा नहीं है। पर आपने एक बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है कि इसके लिए प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत है कि नहीं। मेरे ख्याल से शायद नहीं होगी, तो आप जाके हाँ, ऐसा करेंगे कि हम लोग पता करके, और आई थिंक हम लोग वो भी जानकारी नीता जी अगर पता हो सकता है तो वो भी कर देंगी इसमें, तो लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो एक चीज और मैं, हाँ डॉक्टर, आपने वो बताया था कि फिर अगर वैक्सीन लग गई है, ये तो हम बहुत अच्छा मान के चलेंगे कि हमको बहुत अच्छा प्रोटेक्शन मिल गया है, हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए खुदा ना खास्ता अभी कुछ अगर हो जाए, अगर हमको ये बीमारी हो ही जाए, तो आप बात कर रही थी ना कि अगर थोड़े से ये लक्षण दिखते हैं तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाकर मिलें, क्योंकि जितनी जल्दी पता लगेगा उतनी जल्दी हम इसका उपचार कर सकेंगे। तो वो लक्षण क्या है, आप प्लीज बताइए। हाँ जी, अभी एक और बात शायद मैं पहले बता दूं कि ये वैक्सीनेशन के बाद भी स्क्रीनिंग करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वहां तक हम पहुंचे ही नहीं कि कैंसर हो जाए। अगर 25 साल के बाद में लड़कियां, माएं, दादी माएं 65 साल तक सब लोग अगर सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग भी करें तो जो मैं कह रही हूँ कि 60-70% कैंसर कम हो जाएगा, तो मुझे इतना हौसला है कि शायद 100% ये कैंसर कम हो जाएगा अगर इसका कॉम्बिनेशन वैक्सीन और उसके बाद में, क्योंकि वैक्सीन तो हम जल्दी देना चाहते हैं। अभी 18 साल तक में हम 2 डोज दे सकते हैं, 18 से 45 साल तक हमको 3 डोज देने पड़ते हैं। पहला डोज दे, उसके 1 से 2 महीने के बाद में दूसरा डोज दे, और 6 से 12 या 12 महीने के बाद में उसको तीसरा डोज दे। तो इमेजिन ये कितनी बड़ी एक्सपांस हो गई। 45 इयर्स तक में लेडीज को ये वैक्सीन मिल सकती है और उनको प्रोटेक्शन भी मिल सकता है। और ज्यादातर कैंसर, सर्वाइकल कैंसर 45 इयर्स के बाद में ही होता है। इसलिए अगर आपके सर दर्द होता है तो और जोर से दर्द होता है तो हम दवाई ले लेते हैं, अगर हमको ताप होता है तो उसकी भी दवाई ले लेते हैं। तो क्यों नहीं ये कॉम्बिनेशन ऑफ वैक्सीनेशन और स्क्रीनिंग, हम हर एक स्त्री को ऐसे सोचना चाहिए कि ये मेरा जन्म सिद्ध हक है और मुझे इसका पालन करना ही है। मेरे लिए करना है, मेरी बच्ची के लिए करना है और मेरी माँ के लिए भी।
माँ को अगर हम वैक्सीन न दे सके तो कोई बात नहीं, क्योंकि उनकी उम्र अब ऐसी है कि हम वैक्सीन देने की जरूरत नहीं है, तो उसके लिए हम इनको स्क्रीनिंग करें। स्क्रीनिंग में पहला सेल, थोड़े सेल्स अगर उसमें एचपीवी है तो वो हमको मालूम पड़ सकता है। अब इतनी अच्छी सब टेस्ट अवेलेबल हैं, और अगर एचपीवी है तो फिर हम उसको हर एक साल फॉलो करके देख सकते हैं कि कैंसर होने के पहले हम वो सब जो प्री मैलिग्नेंट लीजन्स है उनको निकाल दें। स्क्रीनिंग मतलब पैप स्मीयर आपसे आपका मतलब है ना? नहीं, अभी पैप स्मीयर को सिर्फ पैप स्मीयर नहीं चलेगा, ऑर्गेनाइज्ड पैप स्मीयर होना चाहिए। अच्छा। यानी हर एक प्रदेश में हर एक लेडीज को, और पैप स्मीयर हर 3 साल में वापस करना चाहिए। अगर हम एचपीवी करें तो 5 साल तक, और हम एचपीवी नेगेटिव हो तो 5 साल तक हमको कोई चिंता नहीं, और 5 साल के बाद में वापस एक बार एचपीवी टेस्ट कर दे तो 10 साल तक हमको कोई चिंता नहीं, और 10 साल में अगर एक और बार कर ले और 3 नेगेटिव्स आ गए तो फिर हमको टेस्ट करने की भी जरूरत नहीं। चांस अगर हम अपनी लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज नहीं कर दे तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, हम मुक्त हो जाएंगे सर्वाइकल कैंसर से। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि ये वायरस आने के पहले हमको ये वैक्सीन लेना चाहिए। हम ये वैक्सीन जो है उसको प्रोफाइलैक्टिक वैक्सीन कहते हैं, यानी अगर आपके शरीर में, आपकी कोशिकाओं में वायरस चला गया है तो वो वैक्सीन उससे हमको प्रोटेक्शन नहीं दे सकता। और वो जो वायरस है वो बहुत, एक सेल में हजारों बार मल्टीप्लाई होकर फिर बाहर आके दूसरे सब सेल्स को इन्फेक्ट करता है, इसलिए इसको प्रोफाइलैक्टिक वैक्सीन कहते हैं। और इसलिए 9 साल से 18 साल को अगर दिया जाए, जब बच्चियां काफी यंग होती है तो उनकी जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत पावरफुल होती है, तो इसलिए वो वैक्सीन का सबसे ज्यादा उपयोग कर सकते हैं। ये उपचार उनके लिए सबसे बेस्ट है। फिर उसके बाद में 18 से 45 तक 3 डोज देनी चाहिए और उनको भी काफी प्रोटेक्शन मिल सकता है। और हर 5 साल में आफ्टर द एज ऑफ 25 साल, 35 और 5 साल में भी नहीं, अगर आपने वैक्सीन लिया हुआ है तो 25 साल देखने की जरूरत नहीं, 35 साल को आप पहले स्क्रीनिंग टेस्ट करें, 45 को आप दूसरे स्क्रीनिंग टेस्ट करें, ये दो और कुछ सिम्टम्स ना हो तो ये 2 टेस्ट नेगेटिव आए तो आपको कोई चिंता नहीं सर्वाइकल कैंसर अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। अगर आप पूरी लाइफस्टाइल चेंज कर डाले तो अलग बात है, पर तो ये जो आप लाइफस्टाइल चेंज करने की बात कह रहे हैं डॉक्टर, तो इससे आपका क्या मतलब है, ये जरा खुल के बताइए। आप शायद शॉक में चली जाएंगी, इसलिए मैं सिर्फ लाइफस्टाइल कह रही थी। अगर आप कोई भी रीजन के लिए आपको
सेक्सुअली अब्यूज हो गए आप, और कोई भी रीजन के लिए आप प्रोफेशनल सेक्स वर्कर बन गए, या कोई भी रीजन के लिए आप एक आदमी के बदले 5 आदमियों से रिश्ता रख रहे हैं, या आपका हस्बैंड 5 स्त्रियों से रिश्ता रख रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि आपको, क्योंकि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस है, तो आपको कोई कहाँ भी, एक भी किसी को भी ये वायरस है तो ट्रांसफर हो सकता है। तो ये हमारी भारत में ऐसा सोचना भी शायद आप होता है एक्सेप्टेबल नहीं है कि हम बहुत सारे लोगों के साथ में रिश्ता रखें, ये हम सोच भी नहीं सकते ज्यादा। जी, तो इसका मतलब है कि भारत में फिर इस रोग का जो पॉसिबिलिटी है, या उसका क्या बोलते हैं रेशियो, वो दूसरे देशों की तुलना में कम होगा, क्या ऐसा है? अरे बाप रे, एग्जैक्टली ऑपोजिट है। आपको अच्छा। मालूम है हर एक साल हमारे देश में करीब 23 मिलियन बच्चे की पैदाइश होते हैं, तो ये तो सेक्स के बगैर नहीं हो सकता ज्यादातर। सो वी आर वेरी सेक्सुअली एक्टिव पॉपुलेशन, और इसलिए सर्वाइकल कैंसर सबसे ज्यादा कैंसर भारत में है। सेकंड, एक्चुअली देखा जाए तो सेकंड नंबर, तो हमारे देश में करीब 1 लाख सर्वाइकल कैंसर हर साल नए केसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं। यानी वो हॉस्पिटल, अब आप जस्ट सोचिए, इट्स सो पैराडॉक्सिकल, कैसी उल्टी बात हो गई, जो आपने सोचा था वो होना चाहिए था, परंतु क्या होता है, सेक्सुअल अब्यूज बच्चियों का हो जाता है, वो काफी हमको, और हम रिकॉर्ड तक नहीं करते। अगर प्राइमरी हेल्थ से, हाँ, गांव में सर्वाइकल कैंसर अर्बन एरिया से ज्यादा है। तो मैं इससे आगे क्या बोल सकती, भारत में सर्वाइकल, नॉट ओनली सर्वाइकल कैंसर 1 लाख नए केसेस हैं, पर सर्वाइकल कैंसर से मौत, यानी हम वो इतनी देरी से गए ट्रीटमेंट के लिए कि मौत भी 60,000 स्त्रियां, हर 8 मिनट में एक स्त्री सर्वाइकल कैंसर होने के बाद मर जाती। इंडिया का रेशियो, हमारे कंट्री में इट्स वेरी बिग इश्यू। इसको क्यों हम हाथ नहीं लगा रहे हैं, क्यों हम नहीं इसकी बातें कर रहे हैं, क्यों हम कॉलेज में नहीं बता रहे हैं बच्चियों को कि आजकल क्या है। हमारे जमाने में, आई एम सॉरी, आई एम ओल्ड, और हमारे जमाने में कॉलेज की बच्चियां कभी सोच भी नहीं सकती थी कि दे शुड बी सेक्सुअली एक्टिव, और स्त्रियां जो है वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि पॉलीगैमस हो, या एक से ज्यादा अपने हस्बैंड से ज्यादा किसी के साथ में रिश्ता जोड़ने का उनको विचार भी नहीं आता था। पर वर्ल्ड इज चेंजिंग अभी, और ये तो मालूम है कि 96,922 recorded cases of cervical cancer, new cases every year in India. I mean, चक्कर आ जाता है नंबर सोच के भी। सो बहुत हमारे देश में, चाइना इज नंबर 1, वहां 1,05,000 सर्वाइकल कैंसर होते हैं। इंडिया में क्योंकि हमारी औरत की पॉपुलेशन भी बहुत है, ऑर्गेनाइज सर्वाइकल स्क्रीनिंग नहीं है, ऑर्गेनाइज मास वैक्सीनेशन नहीं है, तो इसलिए हम बहुत बहुत ज्यादा सर्वाइकल कैंसर है। आप देखेंगे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, आप देखेंगे डच में, आप देखेंगे स्वीडन में, आप देखेंगे फिनलैंड में, आप जाए नॉर्वे में, वहां हंड्रेड्स में सर्वाइकल कैंसर होता है, और हमारे यहाँ 100,000।
आप जो बात कर रहे हैं उससे मुझे एक चीज और भी ध्यान आ रही है कि हम जब रूरल और अर्बन पॉपुलेशन की, मतलब जो गांव में औरतें रहती हैं और जो शहरों में औरतें रहती हैं, जब हम उनके बारे में बात करते हैं तो जैसे आमतौर पे होता है, हम वैक्सीन की बात तो कर रहे हैं कि वो लगनी चाहिए, जरूरी है, बट जब हम रोकथाम की बातें और करते हैं तो जैसे हम बात करते हैं ना कि साफ सफाई रखने से या किसी चीज के बारे में जानकारी होने से भी हम बहुत हद तक किसी चीज से बचाव कर सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि एक तो फर्स्ट जानकारी का अभाव, कि जानकारी हमको नहीं है, हाँ और जी, आप लोग इतना बिल्कुल। अच्छा काम कर रहे हैं सीपीए के थ्रू कि आप और तुषार ये वीडियो बना रहे हैं जिससे कि कितने हजारों लाखों लोगों को पता चलेगा। लेकिन ये तो एक हो गया जानकारी का अभाव। दूसरी बात ये कि साफ सफाई रखना, तो आपके हिसाब से इस बात का कितना योगदान है इस चीज की रोकथाम में? सो पहला एचपीवी तो होना ही चाहिए, फिर दूसरा उसके बाद में अगर हम मोनोगैमस हो यानी मल्टी पैरेंट मल्टी सेक्सुअलिटी नहीं हो तो उससे प्रोटेक्शन मिल सकता है। तीसरा, अगर चिल्ड्रन हम शादी जल्दी कर लेते हैं, भारत में हर माँ को लगती है 20 साल हो गया और ये बाप रे मेरी माँ बेटी कितनी बड़ी हो गई उसकी शादी कर दो। तो अगर शादी देरी से करें, सेक्सुअली एक्टिव देरी से रहो तो हमको प्रोटेक्शन है। फिर बच्चे, कई कम्युनिटीज में 10-10 अभी भी 10-12 बच्चे होते हैं। जितने ज्यादा बच्चे होते हैं तो रिस्क बढ़ जाती है। फिर एक बात जो हर एक चीज में इम्पोर्टेंट है, 13 कैंसर्स में मालूम है कि उसका कनेक्शन है, वो है स्मोकिंग। धूम्रपान करने से भी ये सर्वाइकल कैंसर की होना ज्यादा आसान हो जाता है। अच्छा। फिर ओबेस, और दूसरा एक और हमें जानना चाहिए, ओबेसिटी। ओबेसिटी से भी सर्वाइकल कैंसर बढ़ सकता है। तो अगर हम पहले से ख्याल रखें कि खाने पीने में हम लोगों की आदत होती है, मैं दादी हूँ, मेरी भी आदत है कि बच्चे जब आते हैं तो अच्छा अच्छा खाना बनाओ। सबसे अच्छी तरह से मैं उसको कैसे बोलूं कि मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुम बहुत चाहते हो, मुझे तुम बहुत चाहती हो तो खाना खिलाओ। अगर 4 रोटी खाई तो नहीं, पराठे बनाएंगे, चलो 4 पराठे खाओ, एक 5वां भी खा लो। ऐसे करना माओ को करना चाहिए। अभी तुम्हारा वजन कितना है, तुम्हारी हाइट कितनी है, तुम्हारी बॉडी मास इंडेक्स कितना है, ज्यादा है तो कम खाओ, एक दिन हफ्ते में उपवास करो, एक दिन फल फूल खाओ, एक दिन खाली वेजिटेबल्स खाओ। वो तो हम कर नहीं सकते। अच्छी गरम गरम जलेबी और फाफड़ा और गाठियां और सेव और पूरी, ज्यादा घी डालो, चावल में घी डालो, जितना ज्यादा खाओगे तो उसको लगेगा हाँ दादी ने मेरे लिए बनाया, बेटा ने, माँ ने मेरे लिए बनाया। सैंडविच बनाओ, आजकल सब लोग को बर्गर पिज्जा ये सब खाना ज्यादा पसंद है, फिर मोटे हो जाते हैं। अब और भारत में स्त्रियां ज्यादा प्रतिशत में मोटी है पुरुषों से। हम लोगों को खाया, और ये स्त्री का ही रोग है, क्यों ना हम स्लिम ट्रिम यंग लुक रखें। बिल्कुल। तो मतलब कि ये 5-6 संतुलित आहार, जी, संतुलित आहार और उसके साथ साथ एक्सरसाइज भी करनी, वो भी बहुत जरूरी होती है। बिल्कुल, वो मैं भूल गई थी, आपने बताया। ये जो स्टेशनरी बैठे रहते हैं कंप्यूटर के सामने और पूरा दिन वो ही करते रहते हैं, फिर घर जाके थक जाते हैं, माँ ने ज्यादा खाना बनाया चलो खा लेते हैं, फिर टीवी देखते हैं, सो जाते। सो एक्सरसाइज हर एक चीज में, फिजिकल एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओबेसिटी कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली, सर्वाइकल कैंसर का भी। और एक बात मैं बताना भूल गई कि वायरस जो है, जब पहले आपको जब इन्फेक्शन होता है तो करीब 90% वो इन्फेक्शन तुम्हारी इम्यून सिस्टम जो है वो उसको साफ कर देती है, और 5 से 10% वो परसिस्टेंट इन्फेक्शन रहती है, दृढ़ बन के रहती है सेल्स में, और ये सेल्स जो है आगे जाके कैंसर हो सकते हैं।
इसलिए हर एक पर्सन, अगर दूसरी तरह दूसरा कोई कॉन्ट्रासेप्शन, वो भी इम्पोर्टेंट है। बहुत लॉन्ग टर्म अगर हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन दिया तो हमारी इम्यून सिस्टम कम हो जाती है। इसलिए ये सब का भी ख्याल रखें। और आपने बहुत अच्छी तरह से बताया कि आहार और फिजिकल एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर सारनाथ, इसमें मैं और एक चीज ऐड करना चाहूंगी, आपसे पूछूंगी कि क्लीनलीनेस कितना इम्पोर्टेंट है, और उसमें आजकल लड़कियां सैनिटरी नैपकिन्स भी यूज करते हैं। क्या इसका इफेक्ट हमारे सर्वाइकल कैंसर की तरफ चला जाता है? इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है हर एक चीज में। अगर आप मुंह साफ नहीं रखते हैं तो पिंपल्स हो जाते हैं। अगर खाने के बाद मुंह धोते नहीं है तो अल्सर हो जाते हैं। ये सब इन्फेक्शन है। सो क्लेanलीनेस इन जनरल बहुत इम्पोर्टेंट है। बट क्लेanलीनेस, अगर हम इतना क्लीन नहीं रहे, पर्टिकुलरली गर्भाशय के रीजन में, तो उससे दूसरे इन्फेक्शंस हो सकते हैं। क्रिप्टोकोकस, क्लैमीडिया है, ये सब का क्लैमीडिया इन्फेक्शन है, दूसरे काइंड ऑफ इन्फेक्शन है, वो हमको हो सकते हैं। बट सर्वाइकल कैंसर की इतनी कनेक्ट क्लेanलीनेस से नहीं है। बट इन जनरल आई वुड लाइक टू से दैट क्लेanलीनेस इज इम्पोर्टेंट इन एवरीथिंग। अगर आपके हाथ में कट हो गया और आप साफ नहीं रखेंगे तो और सुपर इन्फेक्शन हो जाएगा वहां पे। इसी तरह से शायद बट ये सब स्टडी करके मासेस में इतना क्लोज कनेक्शन बताना इतना आसान नहीं। तो हो सकता है कि क्लीनलीनेस इज वन ऑफ द मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स, बट हम लोगों को ऐसा नहीं, इतनी प्रूफ नहीं है कि cleanliness is so closely associated with cervical cancer. But it's important. In any case, like smoking, like obesity, like good foods, immunity, all this is important. तो अगर आपको HIV हुआ है तो आपको HPV होने की शक्यता बढ़ जाती है। और अगर HPV है और आपकी इम्यून सिस्टम कम हो जाती है तो HIV होना भी ज्यादा प्रतिशत परसेंटेज इंक्रीज हो जाता है। सो ये सब कनेक्शन है, बट मैं 100% नहीं कह सकती कि इतना क्लोज कनेक्शन बिटवीन क्लेanलीनेस एंड सर्वाइकल कैंसर है। बिल्कुल, बट क्लीन रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है जी। बहुत वो तो आमतौर पे रहना ही चाहिए। कोई भी हर एक चीज में जी, हर एक चीज के लिए। एक बात मुझे और याद आ रही है कि कई बार कुछ कैंसर्स में होता है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी बोलते हैं कि आपका वांशिक अनुवांशिकता जो है वो मतलब हेरिडिटी, आपको अगर आपकी फैमिली में है तो आपको चांसेस बढ़ जाते हैं। तो क्या सर्वाइकल कैंसर के बारे में भी आप ऐसी बात कहेंगी या नहीं? थैंक गॉड नहीं। ओह चलिए यहाँ पर तो बच गए। इट्स नॉट कनेक्टेड, यहाँ हम थोड़ा बच गए। बट आगे जाके पता नहीं क्या वो लोग आजकल होल जीनोम सीक्वेंसिंग एंड होल जीनोम स्निपिंग, ये सब नई वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग कैंसर्स इज देयर। सो कुछ हो सकता है। हमको कैंसर होना हेरिडिटी जेनेटिक नहीं इन केस ऑफ सर्वाइकल कैंसर, क्योंकि उसका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल तो है HPV का। पर शायद ऐसे ये भी एक ख्याल है। आप बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछते हैं, मुझे भी संकोच में डाल देते हैं। बट ऐसी शक्यता है कि ये जो हमारे जो शरीर के जो जीन्स है, हमारे कोशिकाओं में जो जेनेटिक मटेरियल है, वो मटेरियल हमको ज्यादा ससेप्टेबल कर सकते हैं कि हो क्यों सब लोग, जितने लोग स्मोकिंग करते हैं, सब लोगों को तो लंग कैंसर नहीं होता है। तो क्यों एक आदमी को लंग कैंसर होता है और उसके भाई को नहीं होता है, या उसके
पास में जो रहते हैं वो सब भी तो वो पैसिव स्मोकिंग करते हैं, तो उनको नहीं होता है। इसलिए शायद हर एक चीज में, एक दूसरे नोबेल प्राइज विनर थे जेम्स वॉटसन, जिन्होंने डीएनए कैसा है वो दिखाया था। तो जेम्स वॉटसन की एक बार मैंने लेक्चर सुनी थी, वो कह रहे थे, ये 2000 में 2000 में उनकी लेक्चर, तब वो कह रहे थे कि हर एक चीज लाइफ में जो है वो 50% नेचर है और 50% नर्चर है। तो नर्चर यानी आप वो चेंज कर सकते हैं, क्या खाओ क्या पियो, स्मोकिंग करो नहीं करो, पर जो नेचर है वो जेनेटिक है, वो तो आप सोच नहीं सकते कि ये माँ ने मुझे ये जीन्स क्यों दिए, ये पिताजी ने मुझे ये जीन्स क्यों दिए। सो ये पॉसिबिलिटी तो हम नहीं कर सकते। लेकिन एक बात इससे बहुत अच्छी जाहिर होती है कि मान लीजिए अगर हमारी जनरेशन है, अभी अगर हमने जब मैं छोटी थी तब तो ये वैक्सीन नहीं थी, तो बट अगर मान लीजिए मेरी बेटी है, अगर उसको ये आप अभी वैक्सीन 45 इयर्स दिख नहीं तो मैं मान लीजिए अगर मेरी बेटी को अगर मैं वैक्सीन दिलवाऊं और उसका सब अच्छा रहे, तो डेफिनेटली उसके अंदर भी ऐसे जीन्स नहीं होंगे या ऐसा कुछ नहीं होगा, तो आगे जाकर, तो ऐसा करके पीढ़ी दर पीढ़ी करके, तो कुछ पीढ़ियों के बाद हम ये भी देख सकते हैं कि फिर ये सब, ये जो सारी बीमारियां हैं या कुछ है, हम इनकी बहुत मतलब बहुत एक प्रोपोर्शन तक हम इसको, रेशियो तक हम इसको रोकथाम कर सकते हैं, ताकि वो आगे ना मिले। फिर वी विल बी रियली ग्रेटफुल टू आवर पेरेंट्स कि हमें वो जीन्स में नहीं मिला। नहीं, बट उसके लिए आपको शायद 10 जनरेशंस देखना पड़ेगा। क्यों नहीं एचपीवी वैक्सीन लेके स्क्रीनिंग करके एक जनरेशन में ही रोक दो ये बिल्कुल 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 सर्वाइकल कैंसर। ये इसलिए तो बहुत यू नो अच्छी बात है। इसमें जेनेटिक्स का इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं है। मैंने जो बोला था, मैंने शायद 3 बार क्वेश्चन मार्क्स डाल के बोला था, और ये आपने जब मुझे पूछा कि जेनेटिक्स का कितना इम्पोर्टेंट रोल है, तो मैंने कहा थैंक गॉड उसका रोल नहीं है। तो इसलिए हम लोगों को बहुत सारी पीढ़ियां की देखने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं, अगर ये 2 चीज हम करें, वैक्सीनेशन एंड स्क्रीनिंग, ये 2 चीज अगर हम करें, तो बाय 2070 में हम, अवर नेशन विल बी सर्वाइकल कैंसर फ्री। एक पीढ़ी में 50 साल एट द मोस्ट, शायद उससे जल्दी भी हो सके, पर ये प्रेडिक्शन है जो ये सब काम करते हैं, स्टेटिस्टिक्स करते हैं, वो बता रहे कि भारत में भी ये शक्यता है। अगर ये 2 चीज हम करें, तो ये 2 चीज से हम 100% सर्वाइकल कैंसर को मिटा सकते हैं। बहुत बहुत अच्छी क्यों बात है। हम 10 पीढ़ी तक राह देखें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आजकल वैसे भी क्या पता ना आगे समय का क्या होने वाला है, तो हमें जो अपना प्रेजेंट है, हमें वर्तमान है, उसी को हमें सेफ और सुरक्षित बनाना हो, ये सबसे अच्छी बात रहेगी। मेरी तरफ से तो अभी मुझे कोई और प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है। नीता जी, आपके दिमाग में कोई और प्रश्न आ रहा है जो आप डॉक्टर से पूछना चाहती हैं? संगीता जी, आपने कहा ये एचपीवी स्क्रीनिंग और एचपीवी वैक्सीन डॉक्टर सारनाथ बहुत जगह ये कर रही है। अगर आप किसी पेरेंट्स को अपनी बेटी के लिए करना है, तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए। हमारे पास डॉक्टर्स है वो जो ये वैक्सीन अवेलेबल करते हैं, तो हम उनका कांटेक्ट दे सकते हैं उनको। और अगर ग्रुप में है तो हम डेफिनेटली आके कर सकते हैं। डॉक्टर सारनाथ की टीम है, हमारी टीम स्क्रीनिंग की है, तो हम दोनों मिलके ये काम जरूर कर सकते हैं। और डॉक्टर सारनाथ ने अभी सब इतनी सारी जानकारी दी, और मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर सारनाथ आप बता दे कि सीपीए की तरफ से आपने कितना ये काम किया है एचपीवी वैक्सीन और स्क्रीनिंग का, जो इंटीरियर जाके आपने जो लड़कियों को और महिलाओं को देखा है, उसके बारे में आपकी क्या राय है और आपको कैसे रिस्पांस मिला इसकी तरफ से? तो मैं 2 बात कहना चाहती हूँ। एक तो स्क्रीनिंग
नीता जी के साथ में हम HPV स्क्रीनिंग भी करते हैं। हमने 10,000 लेडीजों की स्क्रीनिंग की है विथ HPV, और जनरल पॉपुलेशन में हमको करीब 4.7% HPV पॉजिटिव लेडीज मिली। ये पॉपुलेशन में है, बायस्ड ग्रुप नहीं है। अगर हम देखा जाए, अगर हम HPV स्क्रीनिंग करें प्रोफेशनल सेक्स वर्कर्स में, तो 32% पॉजिटिव हमको मिले। थोड़े ये नंबर्स कम है, बट उसमें 32% HPV पॉजिटिव है। जनरल पॉपुलेशन में 4.1% to 4.7% पॉजिटिव है। तो ये जो है वो 10,000 लेडीज में हम लोगों ने फ्री ऑफ चार्ज किया, एक पैसा उनसे लिया नहीं। हमारे फंड रेजर्स है और थोड़े ऐसे कंपनी हैं जिन्होंने हम लोगों को पैसा दिया है HPV स्क्रीनिंग करने के लिए। इसलिए नीता जी की कोऑपरेशन के साथ में, जब वो अभी तक पैप्समियर्स करते हैं, तो वो पैप्समियर्स के साथ में हम उनको HPV की भी जानकारी दे देते हैं। और ये बिल्कुल फ्री फॉर द पर्सन, फॉर द पार्टिसिपेंट, ये बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज है। और फिर क्या है, हम लोगों को वैक्सीनेशन भी करना था, एंड मेरी बहुत ही तीव्र इच्छा थी कि वैक्सीनेशन इतना इम्पोर्टेंट है तो हमने करना चाहिए। हम बहुत सारे स्कूल्स में बम्बई में घूमे, बहुत सारे प्रिंसिपल्स को मिले, बट हर एक का कहना था, ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हेड, मेडिकल हेड को जाके मिले, बहुत लोगों से हमने विनती की कि हमको वैक्सीनेशन करने की आज्ञा दी जाए। बट क्योंकि ये सब बॉम्बे म्यूनिसिपल स्कूल्स है, दे कम अंडर द बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, और उन्होंने हम लोगों को परमिशन दी नहीं है। इसलिए हमने सोचा ठीक है, रूरल एरियाज में, गांव में HPV और भी ज्यादा है, तो क्यों नहीं हम वहां जाए। और वहां हमारे थोड़े कॉन्टैक्ट्स थे, कई हमारे CPA के ही कॉन्टैक्ट्स थे। थ्रू देम हम लोग 6 विलेजेस में गए हैं और करीब 4,000 लड़कियों को हमने दोनों डोज, फर्स्ट डोज और सेकंड डोज, दोनों डोज दिया। और आप शायद मुझे भी मानना बहुत मुश्किल हो गया कि एक गांव से हम लोगों को रिक्वेस्ट आई, और मैंने सोचा कि वो गांव की स्कूल गर्ल्स को देना है, इसलिए वो स्कूल गर्ल्स को हम वैक्सीनेशन देंगे। और यहाँ से मैंने उनको वैक्सीन भेजे, तो वो उनके लेडीज के लिए थे, उनके एम्प्लॉइज के। स्कूल गर्ल्स अभी सब छुट्टियां पे हैं, तो वो उन्होंने मुझे क्लियर नहीं किए थे। तो 220 लेडीज को हमने फर्स्ट डोज दिया है, और अभी 2 महीने के बाद सेकंड डोज देंगे, और 12 महीने के बाद थर्ड डोज देंगे। और ये हमने कब किया? थोड़े दिन, लास्ट वीक। अच्छा। दिसंबर 15 तारीख को हमने यहाँ से ऐसे ऑर्गेनाइज किया कि वैक्सीन यहाँ से हमने कोल्ड स्टोरेज में भेजे, वहां उन्होंने ले लिए, और फिर वहां उन्होंने कोल्ड स्टोरेज में रखा। और ये हमने दिसंबर की 12 तारीख को, 13 तारीख को किया, और उन्होंने 15 तारीख को सब लेडीज को ऑर्गेनाइज करके वैक्सीन दी। ये पहला ग्रुप है जो स्कूल गर्ल्स के बदले 45 इयर्स के नीचे लेडीज को भी दिया है। बट ये सब लेडीज को हमने पहले HPV स्क्रीनिंग की हुई थी, क्योंकि रूरल एरिया था, हमको मालूम नहीं था कि कितनी लेडीज। हमने सब स्क्रीनिंग अर्बन एरियाज में की थी ज्यादातर, तो हमने सोचा कि ये रूरल एरियाज में भी करें। तो पहले ये हॉस्पिटल ने हमको इनवाइट किया था HPV करने के बाद, फिर ये लेडीज में जो लोग HPV नेगेटिव थे, उन सबको हमने वैक्सीन दिया हुआ है। सो इसलिए ये सब गिन के करीब 4,500 लोगों को हमने वैक्सीन, ज्यादातर गर्ल्स, स्कूल गर्ल्स को, 4,000 स्कूल गर्ल्स को, और दूसरे सब लेडीज को या स्लाइटली ओल्डर ग्रुप को भी हमने वैक्सीन दिया। तो इसके लिए हमारे पास बहुत अच्छे डोनर्स हैं जो हर साल हमको
50 लाख रुपया देते हैं ताकि हम वैक्सीनेशन कर सके, और दूसरे भी हमारे जो फंड रेजर्स हैं वो भी फंड्स तैयार करके लाते हैं ताकि हम वैक्सीनेशन उनको फ्री ऑफ चार्ज कर दें। क्योंकि ये जैसे स्लाइट कनेक्शन शायद कम पानी होने से रूरल एरियाज में, कम साफ सफाई होने से, और दूसरे इम्पोर्टेंट रीजंस के लिए रूरल एरियाज में एचपीवी इन्फेक्शन ज्यादा है। इसलिए तो अभी भी एक्चुअली ये कोविड का सब लॉकडाउन होने से पहले और 4 स्कूल्स थे जिन्होंने हमारे साथ सुलह की थी और बताया था, इनवाइट किया था कि आप वैक्सीनेशन करें। सो अभी हमारे पास वैक्सीन्स भी है और स्कूल्स भी है। एक बार स्कूल शुरू हो जाएंगे तो हम वैक्सीनेशन फिर शुरू करेंगे। सो ये हमारे जो चेयरमैन है श्री वाई.के. सप्रू, जब मैंने उनको पहली बार कहा था कि मुझे ये प्रोजेक्ट पे काम करना है और तब हमारे पास कोई पैसा नहीं था, तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैं तुमको मेरी ओर से 1 लाख रुपया दूंगा, तुम वैक्सीनेशन शुरू करो। तो ये उनकी एटीट्यूड है, ये उनकी अप्रोच है कि खुद भी पैसे देने को तैयार है। कि ये नया प्रोजेक्ट मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, आप करो शुरू। इसलिए हम घर घर भटकने के बदले स्कूल भटके पर कुछ फायदा है, बंबई में कुछ उसका फायदा नहीं हुआ। अभी हम फिर भी वी डोंट गिव अप। अभी भी मैं थोड़े लोगों को कांटेक्ट कर रही हूँ कि वो हमको हेल्प करे और वैक्सीन देने की परमिशन है, क्योंकि स्कूल्स, ये जो फ्री स्कूल्स हैं, they need it most, they cannot afford it। उनके पास पैसे कभी ऐसे आएंगे नहीं कि बच्चियों को वैक्सीन दे, तो क्यों ना हम आगे बढ़े और उनको वैक्सीन दे। तो ये वैक्सीन देने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये डायरेक्टिव हमारे चेयरमैन के पास से मुझे मिल गई थी। उन्होंने कहा था, तो मैंने कहा ठीक है, 1 लाख रुपए तक मुझे चिंता नहीं करना। और हर टाइम हमारी मीटिंग होती थी तो मैं उनको याद दिलाया करती थी कि सर आपको याद है ना, तो हाँ मैं देने को तैयार हूँ। तो इस तरह से there are a lot of people who are also helpful, but ये डायरेक्टिव जो है अभी तो भारत ने ये साइन कर दी है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की रेजोल्यूशन साइन की है कि हम भी एलिमिनेशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर करेंगे। सो आई एम होपिंग दैट द गवर्नमेंट विल also do something। दोनों फंडिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है और डायरेक्टिव के लिए भी इम्पोर्टेंट है। उन्होंने स्कूल्स को डायरेक्टिव देनी चाहिए, नहीं तो स्कूल्स घबरा जाते हैं कि वैक्सीन क्या है। एक स्कूल थी, वो मुझे बता रही थी कि हमने अभी ये मीजल्स और MMR की वैक्सीन दी, हमको इतनी तकलीफ हुई, वैक्सीन की बात मत करो, आप जाओ। मैंने कहा अच्छा नमस्ते, बहुत उनसे बात, बट वो रिसेप्टिव नहीं रहते हैं। और मुझे लगता है कभी कभी कि जब गायनेकोलॉजिस्ट के पास जब बच्चे पैदा होते हैं, अगर लड़की पैदा हो तो गायनेकोलॉजिस्ट का धर्म है कि उनको बताएं कि जैसे ये 10-11 साल की हो, इसको HPV वैक्सीन देना जरूर है। अगर हम बोले, बहुत सारे पेपर्स मैंने पढ़े हैं जो कहते हैं कि अगर तुम्हारे खुद के डॉक्टर तुमको समझाए कि वैक्सीनेशन और स्क्रीनिंग इतना इम्पोर्टेंट है तो तुम जरूर ये करोगे। और बिगेस्ट कम्युनिटीज हु वैक्सीनेट, एक तो स्कूल चिल्ड्रन है, तो US, UK, ये सब, नॉर्वे, स्वीडन, इसमें तो कंपल्सरी है। स्कूल में मेरी एक स्टूडेंट थी जो अब्रॉड जा रही थी हायर एजुकेशन के लिए, तो उनको बोला कि पहले तुम HPV वैक्सीन किया है कि नहीं, ये कोविड के पहले के जमाना था, तो वैक्सीन किया है, ये सर्टिफिकेट भेजो, फिर तुम्हारी स्कॉलरशिप हम एक्टिवेट करेंगे। सो इतनी वहाँ कॉलेज तक में 45 इयर्स तक लेडीज को कंपल्शन है। और कितने साल पहले पुलिस हॉस्पिटल्स में मैं गई थी थ्रू अवर इंसा, तो वहाँ तो स्क्रीनिंग इतना ऑर्गेनाइज था, हर साल में वो लोग स्क्रीनिंग करते थे, लेडीज को लेटर लिखते थे, अगर लेटर से वो आए नहीं चेक करने के लिए तो वो खुद जाते थे वहां पे, उनको लेके आते थे। तो इतनी प्रो एक्टिविटी उनमें है।
और हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, ये अफसोस की बात है। नो, बट मुझे लग रहा है कि आप लोग जो इतना एफर्ट्स कर रहे हैं, इतना प्रयत्न कर रहे हैं, और तुषार ये जो हम लोग बना रहे हैं वीडियो, तो इसके थ्रू हम लोग जब इसको सर्कुलेट करेंगे, शेयर करेंगे, तो ये जानकारी बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगी, और वो लोग जरूर प्रयत्न करेंगे कि अपने समाज में, अपने आसपास मोहल्ले में, अपनी सोसाइटी में लोगों को इसके बारे में जानकारी दें, और सब लोग आगे बढ़कर, बिकॉज ये इतना अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं, और जब गरीब लोगों के लिए आप फ्री में ये सब कर रहे हैं, तो आई एम श्योर कि ये प्रयत्न करते रहेंगे, और गवर्नमेंट भी जरूर इस बात को सुनेगी, उन तक ये बात पहुंचेगी, और वो लोग अपने आने वाले जो भी उनके रेगुलेशंस हैं उसमें ये बात शामिल करेंगे। सो थैंक यू संगीता जी, संगीता जी, मैं चाहती हूँ तुषार को अगर उनके मन में कुछ एक आध प्रश्न है तो वो बोले, बिकॉज तुषार के मन में भी रहेगा, मीन्स एज अ जेंट्स ही कैन आल्सो एक्चुअली मुझे थोड़ा, जैसे आपने बताया, लाइक क्वेश्चंस मुझे थे जो पहले ही मैडम ने पूछ लिए। मेन क्वेश्चन यही था मेरा कि इंडिया में 100 में से कितने लोगों को ये डिजीज हो रहा है। तो मैडम जैसे बता के अराउंड 4 to 5% का इसका रेशियो है, एंड अगर कुछ ऐसे अलग ग्रुप में गए तो इट कैन बी इंक्रीज टू 30 to 35%। बट व्हाट एवर द ग्रुप इज, वी हैव टू डू समथिंग फॉर दैट टू ब्रिंग दिस अवेयरनेस। और हमें ये सब अवेयरनेस बच्चों से लेके कॉलेज में आजकल के लड़के लड़कियों को भी ये सब समझाना बताना बहुत जरूरी है। दे स्टार्ट टेकिंग स्टैंड, कुछ जानकारी ले, अपने फैमिली में सबको ये जानकारी दे, और सबकी सेहत का हर एक जवाबदारी लेना चालू करें। सो रियली वेरी इंफॉर्मेटिव, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर जी, आपने पूरा सब इतना इन्फॉर्मेशन दिया, एंड यू रियली मेड मी, जी आपने काफी कंफर्टेबल लेवल से मुझे बताया, तो वेरी इजी फॉर मी टू सी इट एंड लिसन टू इट एंड अंडरस्टैंड इट। Thank you very much. But Tushar, I want to tell you one thing, and this is a personal information I share with you, and I request you to implement it, that the woman's health is dependent on the man in the family. So अगर मेरे पास किसी को आना हो, सर्वाइकल कैंसर के लिए हो, या ब्रेस्ट कैंसर, BRCA1 BRCA2 जीन की टेस्ट हो, या प्रोस्टेट तो मेल कैंसर है, इसलिए देयर इज नो प्रॉब्लम, तो जब मैं लेडीज से बात करती हूँ तो पैसे कौन देता है वो टेस्ट के लिए? अभी तो ये सब हम गरीबों के लिए फ्री करते हैं, बट इवन इन रिचर फैमिलीज the man gives the money for the test. भले लेडीज कमाती हो, फिर भी हेल्थ के लिए अगर उनको डॉक्टर के पास जाना है तो हस्बैंड की परमिशन लेते हैं और हस्बैंड के साथ जाते हैं। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि मर्दों को ये एहसास हो कि the woman in their lives is very important, and her health will make this family a happy family and a healthy family, and consequently even the nation can move towards a happy nation and a healthy nation. So I think that ये जो हम, जब मुझे प्रोफेसर पूछते हैं या कॉलेज के डीन पूछते हैं कि ये खाली आप फीमेल्स को बताना चाहते हैं, तो मैं कहती हूँ नहीं, मेल्स का कोई फीमेल से कनेक्शन नहीं है, and I must, क्योंकि there someone is your mother, someone is your wife, someone is your sister, so let the males also know it. So I'm very happy कि आज आप भी हमारे बातों में शामिल है और आपको भी हमारे साथ सहमत है। Thank you very much, and I must say I'm obliged to you, to Sangeeta ji, to Meeta ji, for arranging this kind of talk, and for you to circulate that talk. Please do let me also know where it's available. I shall send it to all my friends. So thank you very much for giving me this opportunity. And for me, it's always a pleasure to hear Sangeeta's laughter and Sangeeta's question, and many a small point which I would have forgotten, she remembers. Thank you very much. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you so much. आपका संगीता जी, लास्ट में एक सॉन्ग आपका होना बहुत जरूरी है संगीता जी, डिजाइन भी तो कुछ सॉन्ग, तो आज आप एंड कैसे करना चाहते? जैसे मैंने शुरुआत में वो बोला था ना, वो जो गाना था पुरानी एक किसी फिल्म का था, मुझे याद नहीं कौन सी फिल्म है, साथी हाथ बढ़ाना
साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। तो कितना जरूरी है सभी लोगों को अपना हाथ बढ़ाना और मिलके साथ में चलना। और